गुड आफ्टरनून क्लास। हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। हिस्ट्री में इससे पहले वाले लेक्चर में हिस्ट्री में लोथल करा दिए थे, चनमुद्रो करा दिए थे, ये सब करा दिए थे। ये सारी साइटें जो इम्पोर्टेंट साइटें हैं वो सारी करा दी थी। अब देखना फिर से हम बता दे रहे हैं। इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु मतलब नदी, घाटी मतलब या घाट, घाट मतलब तालाब। तालाब के किनारे वाला स्थान होता है घाट। अगर तालाब के किनारे कोई रह रहा है, नंबर ऑफ पीपल्स रह रहे हैं, तो वो हो जाएगी घाटी। अगर कोई नहीं रह रहा है तो वो है घाट। अब तीसरा देखो शब्द क्या है, सिंधु हो गई नदी, घाटी हो गया तालाब या नदी के किनारे जहां पे लोग रह रहे हैं, तो हो गया घाटी। सभ्यता का मतलब तौर तरीका, तौर तरीका मतलब रहने का तौर तरीका, उनके काम का तौर तरीका, कैसे रहते हैं, क्या बातचीत, कैसी लाइफ स्टाइल है, इसको क्या बोलते हैं, सभ्यता। इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल थी इनकी, इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल थी कि आज वैसी लाइफ स्टाइल नहीं है। आज जो शहरीकरण है, आज कितना आधुनिक शहरीकरण है, आज भी वैसी लाइफ स्टाइल नहीं है। तो बताओ इसको शहरीकरण, शहरी सभ्यता कहेंगे नहीं कहेंगे? इसी को कहते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन फेज, पहला शहरीकरण फेज। क्लियर हुआ? अब ये जो सभ्यता है ये नदी के किनारे का, ये देखो मैप बना है। ये बना है इंडिया का मैप, और यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे फिट करना है। समझ में आ रहा है? उस समय के लोग बताओ वहां पे समरसेबुल या ट्यूबवेल या पानी का कोई जुगाड़ होगा पीने में का? नदी का पानी ही उनके लिए जीवन है। तो बताओ नदी के किनारे सभ्यता बसेगी नहीं बसेगी? इसीलिए नदी के किनारे सभ्यता बसी है, तो इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी यहां से निकली, सिंधु नदी की सहायक नदी। ट्रिक बताओ, जेसीबी चलती है, ये हो गई सिंधु की सहायक नदी। अब बताओ कुछ ऐसे घर होंगे जो सिंधु नदी के किनारे होंगे, कुछ ऐसे घर होंगे जो सिंधु नदी के किनारे होंगे। क्लियर है? तो बताओ उनको कहेंगे इस नदी के किनारे वाले घर, इस नदी के किनारे वाला गांव, कहेंगे नहीं कहेंगे? कुछ इस नदी के किनारे होंगे तो कहेंगे झेलम नदी के किनारे वाला गांव या शहर। सिंधु नदी के किनारे अगर घर बने तो उसको कहेंगे सिंधु नदी के किनारे वाला शहर। अगर झेलम नदी के किनारे शहर बना तो झेलम नदी के किनारे वाला शहर। चिनाब के बगल में बना है तो चिनाब नदी के किनारे वाला शहर। होगा नहीं होगा? और सिंधु नदी के जो किनारे, बताओ सिंध नदी किस साइड के पड़ोस से निकलती है? सिंध नदी, सारी साइटें पढ़ाएं, किस साइड के किनारे से निकली है सिंध नदी? बताओ। मोहनजोदारो के बगल से कौन सी नदी निकली? मोहनजोदारो। अरे भैया सारी साइटें पढ़ाएं, और इसमें क्या तुम लोग मुंह देख रहे हो? हमारी नहीं समझ में। जब सारी साइटें पढ़ा दिए हैं तब इसमें क्या दिक्कत है? और तो हम यही तो सिंपल पूछ रहे हैं कि सिंधु नदी, अरे जो मोहनजोदारो है उसके बगल से कौन सी नदी निकली है? ये पगला गई। मोहनजोदारो साइट है, पूछ रहे हैं उसके बगल से कौन सी नदी निकली है। और लिखवा भी चुके हैं, वीडियो भी डाल चुके हैं यूट्यूब पे। और वीडियो नहीं देखे हो क्या? दो प्रॉफिट हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हो, वीडियो भी देख के ऑनलाइन पढ़ते हो, तब भी नहीं आता।
यही तो है भैया मोहनजोदारो जो शहर, ये देखो बसा है, ये मोहनजोदारो बसा है पाकिस्तान में। इसके बगल से देखो कौन सी नदी है, सिंधु नदी। क्लियर हुआ? और इसी में देखो कहीं रावी है, ये देखो रावी नदी के किनारे अगर कोई, रावी नदी के किनारे अगर शहर बसा है तो उसको क्या कहेंगे? रावी नदी के किनारे जो शहर बसा है वो कौन सा शहर है? हड़प्पा। यही तो एग्जाम में सिंपल पूछा जाता है, इसमें क्या मतलब बहुत खखोरने वाली कोई बात है? अब ये सब हम को पढ़ा चुके, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सबसे नॉर्थ में जो सबसे ऊंचाई पे साइट मिली है, जो मतलब ये पूरी जो साइट खोजी गई है उसमें जो सबसे ऊपर साइट खोजी गई वो है मांडा। मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, मांडा। क्लियर हुआ? जो मतलब जब खुदाई हो रही थी, एक्सकेवेशन हो रहा था, तो उसमें जो सबसे ऊपर मिली है साइट वो कौन सी है? मांडा। और एकदम सिंपल। अब बताओ मांडा देखो कह रहा जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे होगा कहीं मांडा। ये सबसे उत्तरी साइट है, सबसे ऊपर वाली साइट है मांडा। और सबसे अगर नीचे वाली पूछे, सबसे नीचे वाली सदर्न फेस पे जो है सबसे नीचे, तो वो होगी दैमाबाद। ये यहाँ पे है दैमाबाद, महाराष्ट्र में। दैमाबाद। अरे एकदम सिंपल पूछ रहा, देखो सारी साइटों की खोज हुई। अब देखो ये देख रहे हैं साइट में कि सबसे ऊपर वाली साइट कौन सी खोजी है, तो बताया भैया मांडा खोजा है। इसको मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में मांडा है, वो साइट हो गई सबसे ऊपर वाली साइट। और सबसे नीचे वाली साइट दैमाबाद। क्लियर हुआ? दैमाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खुदाई थी, उसमें मिला दैमाबाद, एक मिला शहर मिला, वो सबसे नीचे वाला शहर है दैमाबाद। सुत कोंगेडोर देखो बलूचिस्तान में सबसे, ये पूरब, ये पश्चिम, इधर वाला पूरब, इधर वाला पश्चिम। अगर पूछ ले सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिमतम, सबसे पश्चिम में कौन सी साइट मिली है? सुत कोंगेडोर। सुत देखो ये हो गया, ये साइट हो गई सुत कोंगेडोर। देखो कितना सिंपल है। अरे भैया सब खोज कर रहे हैं, और जब खोज करके सब तारीफ बैठे तो सबसे पूछा भैया सबसे ऊपर साइट कौन सी मिली, तो क्या हो, कौन सी साइट होगी? मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर सब लोगों ने पूछा भैया सबसे नीचे कौन सी साइट मिली, तो दैमाबाद, महाराष्ट्र की। फिर ये नहीं पूछेंगे सबसे पश्चिम में कौन सी साइट मिली, सबसे पश्चिम में पूछा तो कौन सी? सुत कोंगेडोर, बलूचिस्तान। फिर बताओ, ये नहीं पूछेंगे सबसे पूर्व में कौन सी साइट मिली, सबसे पूर्व में, तो यहां उत्तर प्रदेश में मिली है आलमगीरपुर। ये चारों आया, ये चारों समझ में आई? क्लियर हुआ? अब बताओ ये जो बसी हुई है साइट, और इनके किनारे अगर नदी नहीं होगी तो ये लोग मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे, है ना? तो इनके किनारे नदी होगी, नहीं होगी? ये देखो, ये जो मांडा है, मांडा के किनारे से निकली है चिनाब नदी। मांडा के किनारे से निकली है चिनाब नदी, ठीक है। आलमगीरपुर के किनारे से निकली है हिंडन नदी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यूपी, इसके बगल से कौन सी नदी निकली है? हिंडन नदी। अब देखो दैमाबाद के जस्ट बगल से, दैमाबाद जो साइड मिली
उसके जस्ट बगल से गोदावरी नदी निकली। गोदावरी नदी निकली। अब सुत कोंगेडोर के बगल से क्या नदी नहीं निकलेगी? अब बताओ, नदी नहीं होगी तो ये लोग पानी कैसे पिएंगे? उस समय समर से ट्यूबवेल ये सब होता था नहीं, तो यहां पे होगी दास्त नदी। दास्त नदी आ रहा समझ में? अब बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अरे भैया, पूरा भारत का मैप बना लो जैसे हम बनाए, ठीक है। और उसमें सबसे ऊपर जो साइट मिली मांडा जम्मू एंड कश्मीर, सबसे ऊपर साइट मिली मांडा जम्मू एंड कश्मीर। सबसे नीचे जो साइट मिली कौन सी? दैमाबाद महाराष्ट्र में। सबसे जो पूरब में मिली, पूरब में, वो कौन सी होगी? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और जो सबसे पश्चिमतम मिली है पश्चिम में, वो सुत कोंगेडोर बलूचिस्तान। कितना सिंपल है। अब यही हम तुमको बता रहे हैं कि उस समय ये जितनी भी साइटें मिली, अगर यहाँ पे नदी ना होती तो ये लोग पानी कैसे पीते? इसका मतलब नदी होगी। नदी होगी नहीं होगी? तो बताओ, यहाँ पे मांडा में नदी कौन सी बह रही किनारे से? चिनाब। सिंपल है नहीं? यहाँ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ में है आलमगीरपुर, या मेरठ उत्तर प्रदेश में ही तो है, तो यूपी के उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर। अब बगल से नदी कौन सी निकली? हिंडन। और इसकी अगर बात करें, ये सबसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है, सबसे नीचे साइड कौन सी मिली? ये महाराष्ट्र में दैमाबाद। दैमाबाद कौन सी नदी निकली है? गोदावरी। उसमें नदी दास्त नदी। अब देखना, अब ये सारी साइडें अगर इस साइड को ऐसे मिला दें, ये देखो ऐसे मिला दें, इस साइड को ऐसे मिलाएं, ये देखो नीले से आ रहा है, डायमंड शेप बना नहीं बना? तो बताओ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसा फेस है? ऐसे बनाने में कैसा ग्राफ बनता है? डायमंड शेप बनता है। देखो बन गया डायमंड शेप। ये डायमंड शेप जितने में है, जितनी एरिया में, इसको कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे? इसको जब कैलकुलेट किया कि कितनी बड़ी ये एरिया है, देखिए भाई कितनी है, देखो इसको कैलकुलेट करने लगा, इस पूरी एरिया को कैलकुलेट किया तो ये निकली 12,09,066 वर्ग किलोमीटर। 12,09,066 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर समझते हो? स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर तो सब मैथ में तो स्क्वायर वगैरह पढ़ा होगा भाई। स्क्वायर किलोमीटर कितनी? 12,09,066 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग किलोमीटर। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता में, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे सबसे खास बात पता हमको क्या लगी कि यहाँ पे मूर्ति पूजन होते थे। मूर्ति पूजन होता था लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। मूर्ति पूजन होता था, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, शिवलिंग मिला है, लेकिन कहीं मंदिर मिला है? मंदिर नहीं मिला है। ये एग्जाम में पूछा गया है। ये लोग हर जानवर को जानते थे, मतलब भेड़ है, बकरी है और सुअर है, इन सब के साक्ष्य मिले हैं, कुत्ता है, लेकिन ये कौन सा ऐसा जानवर है जिससे अवेयर नहीं थे, जिसको ये नहीं जानते थे? घोड़ा। घोड़ा से अवेयर नहीं थे, लेकिन घोड़े के खुर के साक्ष्य, घोड़े के खुर के साक्ष्य एक गुजरात में साइट है, कौन सी बताओ? सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के खुर के साक्ष्य मिले। अब ये बताओ कैसे होगा? जब बाबू इधर कोई घोड़ा ही नहीं था, जब घोड़ा कोई जानते ही नहीं थे, तो घोड़े के खुर के साक्ष्य अगर मिल जाएंगे तो बताओ, तुमको ऐसा लग रहा नहीं लग रहा फिर घोड़े होंगे? तब तो खुर मिला वहां पे। और यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि ये जो यहाँ जो ये साइड है, अरब साइड या इधर रूस का साइड, रूस वाली साइड है, या फिर यहाँ इजिप्ट साइड से कहीं से कोई घोड़े का खुर लेके आया हो, घोड़े का सिर्फ खुर लेके आया, घोड़ा ना लेके आया हो, खुर लेके आया हो बेचने, व्यापार करने, और वो यहाँ मर गया हो,
और उसी पे मिट्टी उट्टी जम गई और वो कहाँ पे मरा हो, सुरकोटदा में मरा हो। तो घोड़े के खुर के साक्षी कहाँ मिले, सुरकोटदा में मिले। अब ये नोट डाउन करो, सब पूरा लिखो। इंडस्ट्रियल कहाँ गया, ये डायग्राम एकदम बना लिए, क्लियर सब बना लिए। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था, ठीक है। आप बताओ यहाँ की जो ये सब साइट वाइट तो करा दी है, सारी साइटें करा दी। मतलब लोथल एक ट्रिक अच्छा बता दे, एक ट्रिक ये लिख लो, DSLR DSLR कैमरा होता है, DSLR कैमरा होता है। अच्छा बताओ, DSLR अगर कैमरा तुम पाओगे तो फोटो खींचने किस राज्य जाओगे? ये जितने भी राज्य हैं 28 राज्य, किस राज्य जाओगे फोटो खींचने? ध्यान करके, DSLR से जब खींचोगे फोटो तो बहुत जबरदस्त फोटो आते हैं। तो बताओ कौन सा ऐसा राज्य तुम सेलेक्ट करोगे जहाँ फोटो खींचने जाओगे? पहाड़ी इलाका। DSLR भैया हमको अगर मिल जाए तो हम जाएंगे मोदी जी के वहां, गुजरात, ठीक है। अब बताओ, D का मतलब धोलावीरा, D का मतलब हुआ धोलावीरा। S का मतलब सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ से मिला है? सुरकोटदा साइड कहाँ पे, गुजरात में। और बताओ L का लोथल, गुजरात। और R का, R का कुछ नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब बताओ ट्रिक हुई नहीं हुई है, सही है ट्रिक। D से धोलावीरा, S से सुरकोटदा, L से लोथल। और तुम DSLR कहाँ लेके जाओगे? गुजरात। गुजरात। तो बताओ ये तीनों कहाँ मिली है सही? गुजरात में। आया समझ में? अब बताओ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कहाँ से मिले? कहाँ इनकी साइड? पाकिस्तान में। ऐसे याद रखो, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा पाकिस्तान में, धोलावीरा सुरकोटदा लोथल कहाँ पे? गुजरात में। और कौन से? बनावली कहाँ से मिला? अब भैया बनावटी बातें, सबसे ज्यादा बनावटी बातें कौन कहाँ के लोग करते हैं? हरियाणा के लोग करते हैं। हरियाणा के लोग बनावटी बातें करते, तो इसलिए बनावली कहाँ से मिला है? क्षेत्र, ये साइट कहाँ मिली? हरियाणा में मिलेगी, है ना। ऐसे करके अपने आप थोड़ा अपनी ट्रिक बना लिया। यहां तक ये समझ में आया? रफ कर देते। अब देखना, यहां हम बताने जा रहे हैं टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग ये रफ कर दे, कोई तो बना लेना, मैप बना लेना। ठीक है। अब देखो यहां पे हम पढ़ाने जा रहे हैं टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और टाउन प्लानिंग इनकी कैसे होगी? आज से कंपेयर करो, आज से कंपेयर करो टाउन प्लानिंग को। आज अपने जो टाउन है, टाउन एरिया है मान लो, तो वो टाउन एरिया कैसा होता है? टाउन एरिया में घर होंगे नहीं होंगे? टाउन एरिया में नाली होगी नहीं होगी? टाउन एरिया में रोड होगी नहीं होगी? जब यहाँ आराम से समझ में आ रहा है कि टाउन एरिया में घर होंगे, रोड होगी, नाली होगी, तो यही तो हम उस टाइम का बताने जा रहे हैं। टाउन एरिया की प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। अब एक इसमें से एक कुछ उठाओ, या तो घर उठाओ, नाली उठाओ, या रोड उठाओ, बताओ। हम पहले घर उठा लेते हैं, ठीक। घर, आज के घर कैसे होते हैं?
सर यहाँ आए भाई सर। अब देखो आज के जो घर हैं अब वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बने, ऐसा अगर देखा जाए तो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं बने। लेकिन एक बात जो कॉमन है आज के घर में और उस टाइम के घर में, आज भी 2 मंजिला मकान है। जी सर। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर और ये हो गया सेकंड फ्लोर, ये आज का है। और उस टाइम का भी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, मतलब कैसे होते थे? 2 मंजिला मकान होते थे। आप बताओ 2 मंजिला मकान तुम मिट्टी का बनाओगे कि ईंट का बनाओगे? अब मिट्टी का मकान बना दोगे गिर जाएगा, तो सिंपल है सर बारिश होगी गिर जाएगा। तो बताओ मिट्टी का बनाओगे या ईंट का? ईंट का बनाओगे। आज भी ईंट के मकान बनते हैं। जी सर। और उस टाइम आज कैसी ईंट होती है? एक पकी ईंट होती है, एक कच्ची ईंट होती है। आज भी पकी ईंट के मकान बनते हैं और उस टाइम भी पकी ईंट के मकान बनते थे। ठीक है, आज भी कैसे बनते हैं? पकी ईंट के मकान। उस टाइम पे भी पकी ईंट के, लेकिन ईंट में डिफरेंस क्या है? आज की जो ईंट है वो आकार में सेम नहीं है। एक ईंट ऐसी मिलेगी और एक ईंट तुमको ऐसी मिल जाएगी। और उसको तोड़ता है वो मिस्त्री, तोड़ देता है। यदि ईंट खराब लगा हम क्या करें, तो टूटेगा ही। और उस टाइम पे ईंटें एक ही आकार के थे, सेम आकार के, एक ही आकार के, सेम आकार के। आज से हम इसलिए कंपेयर करा रहे हैं ताकि तुम जब कोई चीज आज वाली सोचो तो उस टाइम वाली याद आए और फिर कंपेयर करोगे, तुम्हारे हमेशा दिमाग में रहेगा। अब बताओ कैसे कहते? 2 मंजिला मकान, चलो टिक मार दिया, ठीक है। 2 मंजिला मकान आज भी और उस टाइम भी। पकी ईंट से बनेंगे भाई 2 मंजिला मकान, पकी ईंट से। तो पकी ईंट से चलो यहाँ भी पकी ईंट, लेकिन ईंटों का आकार उस टाइम पे सही नहीं था। आज के टाइम पे ईंटों का आकार अलग अलग होता, उस टाइम पे एकदम सेम, मतलब एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखोगे तो एकदम बराबर शेप की होगी। समझ में आ रहा? हाउस। आज के जो घर है, आज के घर तुम पूरा घर ऐसे कोई रोड पे खड़ा हो जाए और घर को देखे पूरा घर दिखाई पड़ेगा। उस टाइम पे ऐसे घर नहीं होते थे। उस टाइम पे ये हो गया घर और ये हो गया पहला कमरा, ये पहला रूम है। अब बताओ यहाँ पे तुम खड़े हो और पूरा तुमको घर दिखाई पड़ रहा है। ये पहला रूम है और फिर यहाँ से दरवाजा लगा हुआ है। इस डोर से तुम आगे की प्लानिंग है, बीच में आंगन है, ये पूरी प्लानिंग है उस टाइम की। और इस टाइम घर कैसे बनते हैं? देखो ये है गैलरी और ये सब कमरे हैं। ऐसे ही बनते नहीं बनते? अगर इस गैलरी में मार तो रो रहा है तो इधर वाला झांक झांक के देखता है कौन है, देखेगा नहीं देखेगा? आज का देखो घर और उस टाइम का घर देखो। और यहाँ पे अगर तुम आओगे तो मार तो पीछे हो रही तो आगे तुमको दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। आजकल के वॉशरूम कहाँ पे होते हैं? ये बहुत मॉडर्न हो गया जमाना। यहाँ पे वॉशरूम होता है, सबसे पीछे वॉशरूम कर देते। कोरोना वायरस तुम लेके आए और पूरे घर में नाच नाच के फैला दिए, और उसके बाद जब सब इधर उधर छू लिए और कोरोना वायरस फैल गया। उस टाइम पे उन लोगों को पता था कि कोरोना वायरस कहीं ना आ जाए, इसलिए वो वॉशरूम बाहर बनाते थे। ये देखो बाहर ही बना है वॉशरूम, वॉशरूम बाहर बना है। अब तुम आए, अब पहले जाओगे फ्रेश होने, तो वॉशरूम में लैट्रीन बाथरूम दोनों अटैच है। लैट्रीन बाथरूम है, नहाने का जुगाड़ भी है और जाने का भी जुगाड़ है। अब तुम एकदम फ्रेश हो गए और तब जाओगे फ्रेश होके घर में। क्लियर है? और यहाँ तुम फ्रेश कहाँ हो गए? पहले सब फैला दिए तुम, बैक्टीरिया वगैरह सब फैला के निकल गए यहाँ पे आए। अब यहाँ से फ्रेश होके फिर यहाँ हर घर में मोहनजोदाड़ो के हर घर में पर्सनल कुआं था। हर घर में पर्सनल उनका कुआं होता था। आज पर्सनल समरसेबल भी नहीं होते लोगों के वहाँ। होते अरे इससे पहले वाले मतलब 100 साल पीछे चले जाओ, 50-60 साल पीछे,
तो गांव में 2 कुएं होते थे, और उन 2 कुओं से पूरा गांव पानी भरता था। और मोहनजोदारो में देखो हर घर में कुआं है, उनका पर्सनल कुआं है, बीच में आंगन होता था। ये आंगन किस लिए रखा जाता है बताओ? ये जो कमरे हैं चारों तरफ, इनकी गैस कहाँ से निकलेगी? आंगन से निकलेगी। और आजकल की गैस कहाँ से निकलती? देखो ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें वेंटिलेशन है, देखो यहाँ पे, और जहाँ हम पढ़ा रहे हैं इसके बगल में वेंटिलेशन है। आज का सिस्टम देखो कैसा है, बीच में आंगन है, हर कमरे की गैस निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? और आजकल कहाँ होते हैं वेंटिलेशन? इस साइड में होते हैं, पीछे। अब आगे वाले कमरे की गैस निकल ही नहीं पा रही, सिर्फ एक रूम की गैस निकल रही पीछे वाले। आज ये इंजीनियर बनाते हैं, आर्किटेक्ट। उस समय कोई आर्किटेक्ट होता था? नहीं सर। अपने दिमाग से ही बनाते थे, इतनी बढ़िया प्लानिंग थी। घर वाला हो गया पूरा, आया समझ में? घर में कुछ नहीं याद करना। देखो 2 मंजिला मकान पक्की ईंट से बने। उस टाइम की ईंटें एक ही आकार की थी, आजकल की ईंटें आकार अलग अलग है। घर हो गया। और घर में देखो वॉशरूम बाहर है, आंगन बीच में, एक कमरा बाहर है। वेंटिलेटर जो आंगन है वो उसमें जाल रखी हुई है, उससे गैस बाहर निकलेगी। 2 मंजिला मकान है तो बताओ आंगन के ऊपर आंगन होगा नहीं होगा? आंगन के ऊपर आंगन है। आज भी कई सारे घर हैं जिनके आंगन के ऊपर आंगन है, जाल रखी होती है गैस निकलने की। उस टाइम की ये प्लानिंग है। वॉशरूम बाहर है। आज के समय वॉशरूम कहाँ होता है? सबसे पीछे होता है। क्लियर है? अब ये सब पूरा बता दिए। 2 मंजिला मकान पक्की ईंट से बने हुए। क्लियर है? बताओ इससे सिंधु घाटी सभ्यता के मकान डैश बता रहे हैं क्वेश्चन, किससे बने थे? पत्थर से, लकड़ी से, ईंट से, या उससे मिट्टी से? ईंट से, पक्की ईंट। क्लियर है एकदम? आइए घर वाला निपटा दिए पूरा। अब बताओ टाउन एरिया में एक तो घर आता है, दूसरा क्या आता है? नाली आती है। नाली देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की नाली की देखो प्लानिंग कैसे, कितनी जबरदस्त है। आज की नाली, उस टाइम की नाली, इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम की। आज नाली कैसी है देखना, ध्यान दो इधर। ये देखो ऐसी नाली, ये बनाने वाले इतने मूर्ख हैं। अब बताओ अगर पानी को स्लोप नहीं मिलेगा, ऐसे ढाल नहीं मिलेगी तो पानी जा पाएगा आगे? अब ये देखो, ये तुमको कहीं स्लोप दिखाई पड़ता नाली में? और कहते हैं वो गांव डूबा जा रहा है, टाउन एरिया डूबा जा रहा है। यहाँ कहीं एक तो स्लोप नहीं है जाने के लिए, और दूसरा इसके आगे बना दिए बिल्डिंग, या कोई मठाधीश होगा और बिल्डिंग खड़ी कर देगा नाली के ऊपर। अब बताओ पानी जाने का कोई जुगाड़ है आगे? और यहाँ पे देखो कितना सिस्टमेटिक बढ़िया है नाली, ये ढाल है, देख रहे हो? और सब नालियों की ऐसी ही ढाल मेन उसमें मिली है नाली में। और ये जाएगी कहाँ? नदी में। बताओ इतनी जल्दी बाढ़ आएगी यहाँ पे? नहीं सर। क्लियर है? और यहाँ तो 2 दिन बारिश हो जाए सब डूब जाता है। इनकी नाली का देख रहे हो पैटर्न, यहाँ नाली देखो खुला है, खुला है नहीं, वहां पे नाली ढकी हुई है। ये किससे ढकते थे? पत्थर से या फिर ईंटों से ढक दिए। और ढके परमानेंट के लिए नहीं है, इसमें मेन होल एक होता था। अब देखो इसमें कितने पत्थर रखे हुए, 1 2 3 4। अब बताओ अगर हम यहाँ तीसरे वाले को मेन होल बना दें, तीसरे वाले को सिवर टाइप का मेन होल बना दें, तो बताओ इधर भी साफ हो जाएगी नाली और इधर भी साफ हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, आजकल क्या है, ये तो होल होल कुछ नहीं, तुम पूरा साफ करो इसको इधर से उधर तक। अब बताओ इसमें मच्छर और सब पनपेंगे नहीं पनपेंगे? तो बताओ उस टाइम की नाली सही है कि इस टाइम की? उस टाइम से सीखना चाहिए। बताओ उस टाइम पे नाली जब वहाँ पे अध्यक्ष थे उस समय, जो खोज करवा रहे थे वो थे जॉन मार्शल, और जो कर रहे थे वहाँ पे जो मेन लीडर थे हड़प्पा में, वो कौन थे? दयाराम साहनी।
और दयाराम साहनी जब लेबरों से कह रहे थे खोदो भाई देखें देखें, तो वहां पे देखा नाली ऐसे ढालदार बनी और नालियों पे पत्थर रखे हुए, क्या और खोदो देखें, और खोदा देखा नाली सीधे जाते 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 किससे मिल गई, हड़प्पा की नदी, रावी नदी से नाली मिली है जाके। क्लियर हुआ? और सारी नाली पे पत्थर पथे हुए। क्लियर है? और इधर इधर बगल में देखा बहुत बड़ा कुछ स्टोरेज जैसा बना है, ग्रेनरी बनी है, वो अनाज संग्रहित करने के लिए। कभी अकाल पड़ गया तो बहुत ज्यादा अनाज संग्रहित कर लेते थे ताकि लोगों को बंटवा सके या अपना ही पेट भर सके। आज गवर्नमेंट स्टोरेज का काम करती है, मतलब अनाज को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करती है, उसके बाद पीडीएस सिस्टम होता है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू अनाज बांटा जाता है। और कोरोना के टाइम पे मोदी जी सब फ्री बंटवाए। हाँ, कोरोना के टाइम पे मोदी जी बहुत अच्छा काम किए। मतलब अगर वो अनाज ना बंटवा, तुम सोचो किसी के पास मतलब उस टाइम पे कोई रोजगार भी नहीं था और तुमको लगता थोड़ा जो अच्छे लेवल से हैं, जो मध्यम वर्ग में है, ठीक ठाक है, जिनके पास खेत वगैरह है, उनको लगता है यार फर्जी का काम करती है। लेकिन उनके बारे में सोचो जिनके पास एक भी बीघा खेत नहीं है, उनको रोज खाना है और रोज कमाना ही खाना है। उनको अगर फ्री में अनाज मिल रहा है, गेहूं चावल और सब मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी। तो हमारे पास इंडिया में बहुत बड़ा स्टोरेज है और उस स्टोरेज से क्या वितरण कराया गया, पीडीएस सिस्टम उसको कहते हैं। और उस समय पीडीएस सिस्टम हर घर में था। जैसे आज गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम रखती है, उस प्रकार से ग्रेनरी स्टोर हाउस वो हर घर में थे, भर के रखते थे। मान लो जैसे रिवर कुछ धोखा दे गई, अब वो पानी वानी कम पड़ गया या फिर कुछ बारिश वारिश ज़्यादा हो गई, फसल खराब हो गई, तो स्टोर है ना, गेहूं चावल ये सब स्टोर है, उससे खा लेंगे। अरे आप बताओ टाउन में क्या हुआ, घर निपटा दिए, नाली हो गया और सड़कें है ना, रोड का सिस्टम देखो कितना अच्छा है। आजकल की रोडें ऐसी हैं, हाँ, आजकल की ऐसी रोडें हैं और पड़ोसी पता नहीं चलता, वो लगता विदेश से आया है पड़ोसी, क्योंकि रोड चेंज हो गई तो पड़ोसी चेंज हो गया भाई। और उस टाइम की देखो सड़कें कैसी हैं। आज सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है क्योंकि रोडें बहुत खराब है, बहुत खराब रोडें, गड्ढे हैं। उस टाइम पे बहुत सब बिल्कुल सही रोडें होती थी। अब देखो रोडों का पैटर्न देखो कैसा है। देखो अब यहाँ पे हम खड़े हुए, ठीक है, हमको किसी को देखना है तो बताओ आराम से देख सकते नहीं देख सकते? आराम से मोटरसाइकिल वाला इधर से आ रहा है, या मान लो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, इधर लेके आ रहा है, हम यहाँ खड़े सीधे देख रहे हैं, तो हम बताओ ऐसे हट जाएंगे नहीं हट जाएंगे? एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा। आज का देखना, आज की प्लानिंग देखना। ये है रोड का पैटर्न, देख रहे हो? हम यहाँ पे खड़े हैं, छिप के खड़े हैं ऐसे, और वो मोटरसाइकिल वाला ऐसे आ रहा है, और जब तक हारन दिया तब तक हमको ठोक देगा नहीं ठोक देगा। ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं 90 डिग्री पे अगर रोड कटे, 90 डिग्री समकोण पे अगर सीधी रोड कटे तो उसको कहते हैं ग्रिड पैटर्न। एग्जाम में पूछा गया ग्रिड पैटर्न पे थी ये रोडों की संरचना कैसी थी? ग्रिड पैटर्न पे 90 डिग्री पे रोडें थी। और देखो अब रोड देखो दो प्रकार से होंगी नहीं होंगी। एक ये हो गया घर, रोड के सामने घर, इसके पीछे भी रोड होगी नहीं होगी? जब लगातार घर के पीछे रोड आगे रोड पीछे रोड, तो बताओ आगे भी रोड होगी पीछे भी रोड होगी। तो बताओ दो जो घर के जो डोर होंगे, मेन डोर, जो मेन डोर होता है घर का, वो तुम अगर तुम्हारे दोनों तरफ रोड है तो बताओ तुम एक तरफ मेन डोर बनाओगे या दो तरफ मेन डोर बनाओगे? अरे अगर तुम्हारे दो रोडे हैं तुम्हारे घर के, पिछले भी रोड है और आगे भी रोड है, तो दोनों तरफ फायदा है नहीं कि भैया कोई सामने से पुलिस वाला आ गया पकड़ने तो उस वाली रोड से निकल जाएंगे,
दो मोहरे होंगे। तो बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर है उसमें मेन डोर 2 होते थे, 1 होता था? 2 मेन डोर होते थे। अब बताओ किसी ऐसे छोटा बच्चा है, अब उसको इस वाली रोड पे, ये वाली रोड पे ज्यादा सब बैलगाड़ी गाड़ी नहीं चलती, तो बताओ ये बच्चा इधर खेल सकता, खेल कूद सकता है आराम से। और जिस रोड पे सामने वाली पे बैलगाड़ी चलती है उसको लॉक कर देंगे और उस वाले डोर को खोल देंगे। अब बताओ उस छोटे बच्चे का एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा। और आजकल कैसा सिस्टम है? अब देखो, अब यहाँ पे जो आजकल का सिस्टम है, वहां पे रोड क्या है, तो गली रह गई, रोड ही का जो प्लानिंग होती है हाउस प्लानिंग, उसमें छोटी छोटी गलियां रह गई और उस गली में, इस गली में रहते हैं हम और उस गली में कोई और रहता है, और ये वाला इस गली वाला हमको नहीं जानता और हम अपनी गली में इसको नहीं जानते हैं। तो अब जब मार हो जाती तब वो बताता है हम इस वाली गली में रहते हैं, हम बताते हैं इधर, तब अरे भाई बगल में रहते हो तुम, समझ रहे हो? उस टाइम पे देखो क्या सिस्टम था। अब ये सारे मकान एक साथ बने हुए हैं समकोण पे, तो सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब बताओ समन्वय समझते हो? एक दूसरे का साझा, उनके नेचर का साझा एक दूसरे के साथ अच्छा होगा कि नहीं होगा? लड़ाई होगी उनके बीच, और लड़ाई भी होगी तो पड़ोसी है, ठीक ठाक हो जाएगा मामला। इस काल को, सिंधु घाटी सभ्यता के काल को शांति प्रिय काल कहते हैं। शांति प्रिय काल, यहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। सब लोग किस पे फोकस करते हैं? आगे बढ़ने पे। आगे उस टाइम कैसे बढ़ सकते हैं? उस टाइम आगे बढ़ेंगे व्यापार से, व्यापार से आगे बढ़ेंगे। इसी व्यापार में जो व्यापारी सबसे बड़ा होगा, इसी व्यापार में जो व्यापारी सबसे बड़ा होगा वही होगा उस एरिया का मुखिया। जो व्यापारी वर्ग होगा वही का क्या बनेगा? मुखिया। और मुखिया भी एक प्रकार का राजा हुआ नहीं? तो बताओ यहाँ पे छत्री बन रहा है मुखिया? नहीं, व्यापारी बन रहा है मुखिया। और जो जन जिसको चुनेगा, उस टाइम पे भी जन चुनते थे, मतलब लोगों को चुनते थे अपने ऊपर शासन करने के लिए। अब बताओ जो लोग अपने ऊपर शासन करने के लिए मुखिया को चुन रहे हैं, वो किसी वर्ण व्यवस्था से है? इस टाइप के वर्ण व्यवस्था है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ये सब लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ लोग हैं। और काम के आधार पे, मान लो व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी है, अब बहुत बड़ा व्यापारी है तो उसको कौन क्या चुना जाएगा? मुखिया चुन लिया जाएगा। तो बताओ यहाँ पे व्यापारी बनेगा हेड या छत्री बनेगा हेड? व्यापारी बनेगा हेड। क्लियर हुआ? ये सब लिख लिए और लिखते जाओ, ये सब नोट डाउन कर लिए। यह क्या हो गया? घर हो गया, रोड हो गया, नाली हो गया, और टाउन एरिया में ये टाउन प्लानिंग पढ़ा है। टाउन प्लानिंग को ज्यादा हार्ड ना लेना। टाउन प्लानिंग मतलब उस टाउन की एरिया, टाउन एरिया की प्लानिंग। समझ में आ रहा है? ग्रिड पैटर्न रोड थी, 90 डिग्री समकोण पे कटी थी, ठीक है। सेम, अरे ये सब लिखते जाओ, ये सेम जो है ईंटें मिले हुए, सेम साइज के ईंटें मिले हुए, और वो ईंटें कैसे थे? पकी हुई ईंटें थी, ठीक है। वॉशरूम कहाँ होते थे? बाहर की तरफ। मोहनजोदारो में कुआं सबके लिए पर्सनल था, हर घर का अलग कुआं था। ये डालो। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था इनका? अच्छा था, खराब था? अरे ड्रेनेज सिस्टम मतलब ये है कि वो नाली वाला जो प्रवाहन है वो कैसा था? बहुत अच्छा था नाली प्रवाहन। इतना आया? यहां तक समझ में आया? एकदम क्लियर। और आगे जो है कल पढ़ाएंगे। ये लोग खिलौना कौन सा खेलते थे? अरे ये लोग जब इतने सभ्य हैं तो ये खेल नहीं खेलते होंगे।
अरे भैया जो सब हैं तो खेल भी खेलते होंगे, बच्चे खेलेंगे। अच्छा बताओ, जो खेल होते हैं वो बच्चे और बूढ़ों के एक जैसे खेल होते हैं? हाँ, बच्चे बूढ़ों के एक जैसे खेल होंगे? अरे बच्चे और जो जवान लोग होते हैं एडल्ट, उनके एक जैसे खेल होते हैं? अलग अलग होते हैं। बच्चा क्या खेलेगा, मतलब वो बंदर वाला, बंदर चाबी भर दी जाती है, ऐसे ढपली पे जाता है, वो बच्चे खेलते हैं। अब बताओ एडल्ट जैसे हम हैं, तो हम वो बंदर चाबी बजा के बंदर वाला खेलेंगे? हम क्या खेलेंगे? हम शतरंज खेलेंगे। शतरंज खेलेंगे नहीं खेलेंगे? और ये वो वाला शतरंज था जो महाभारत में होता था, ऐसे इसको शतरंज ही बोलते थे, ऐसे घिस के ऐसे छोड़ देते थे। अब बताओ कंचा कौन खेलेगा, एडल्ट खेलेगा या हम खेलेंगे? अरे कंचा मतलब एक बच्चा खेलेगा या हम खेलेंगे? एडल्ट बच्चा खेलेगा। कंचे खेले जाते थे और मिट्टी के। अब बताओ उस टाइम पे प्लास्टिक का ऐसे डमरू बजाने वाला, वो ढोलक बजाने वाला वो होगा नहीं था उस टाइम। देखो टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट थी, मिट्टी का ही बना दिए। मिट्टी का बंदर है मिट्टी का बंदर है। और मिट्टी का जो मिट्टी की कोई भी चीज जो बनी होगी, जो मिट्टी पकी होगी, मतलब जिसको पका दिया जाएगा, उसको ये लोग बोलते थे टेराकोटा। ये बंदर है। अब इसमें बताओ खेलने वाला क्या है, कैसे खेलेंगे? या तो ऐसे रखा हुआ है, क्या खेलेंगे? और मूवेबल हेड होगा, मूवेबल हेड, घूमने वाला सिर, ऐसे बंदर का ऐसे घूम जाए ऐसे पूरा, तो खेलने में मजा आएगा। ऐसे बंदर ऐसे खेलने में मजा आएगा, बताओ। अब मूवेबल हेड वाला मजा आएगा ना, कि बंदर को ऐसे बच्चे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे सिर हिलाएंगे और एक दूसरे को मैच करेंगे, तुम्हारा वाला बंदर कितना सिर हिलाता है और हमारे में देखो कितना सिर हिलता है, ऐसे खेलेंगे। तो मूवेबल हेड मंकी, मूवेबल हेड मंकी कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चों का खेल है। और बूढ़ों लोगों का क्या खेल होगा? एडल्ट्री, जो एडल्ट है, शतरंज, वो लोग क्या खेलेंगे? शतरंज। और शिकार, शिकार कौन करेगा? एडल्ट। बच्चा शिकार कर पाएगा? शिकार और शतरंज एडल्ट खेलेंगे। टेराकोटा के खिलौने। टेराकोटा मतलब, टेराकोटा आ जाए तो तुरंत दिमाग में लाना, मिट्टी के बने हुए खिलौने, मिट्टी के बने हुए खिलौने। इसी में एक ये है मूवेबल हेड मंकी और एक मूवेबल हैंड पक्षी। मूवेबल हैंड पक्षी पाया गया। ये भी किसका बना होगा? प्लास्टिक, लोहा, कैसा बना होगा? मिट्टी का। और वो मिट्टी पकी हुई, अगर मिट्टी पकी नहीं तो वो मिट्टी कहते थे। अगर मिट्टी को पका दिया तो उसको क्या बोलते थे? टेराकोटा। क्लियर है? टेराकोटा है, समझ में। ये लोग, इन लोगों के वहां मंदिर नहीं मिले, मतलब मूर्ति पूजन करते थे, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और ध्यान रखना, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इनको लोहा नहीं पता था, इनको सोना पता था, चांदी पता थी। और वो कांस्य तो युगीन है ही, कांसा तो सबसे ज्यादा था, कांसा पता था, ये सब पता था, लेकिन लोहा नहीं पता था। अभी जब आगे ऋग वैदिक काल पढ़ाएंगे उसमें भी लोहा नहीं आएगा। उसके बाद जब ऋग वैदिक के आगे बढ़ेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पे, लेटर वैदिक काल उसको कहते हैं, उसमें लोहा आएगा। तो लेटर वैदिक काल में लोहा जानते हैं ये लोग, अभी लोहा से परिचित हैं नहीं। ध्यान रखना, पशुओं में ये घोड़े से परिचित नहीं है। और ये जो खनिज हैं, मतलब ये पीतल, तांबा, ये सब, पीतल, तांबा, लोहा, चांदी, इनसे सबसे परिचित है, लेकिन लोहे से परिचित नहीं है। क्लियर है? ये लोग मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। क्लियर है? आगे यहीं से कल पढ़ाएंगे, मतलब कल लास्ट होगा लेक्चर इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद ऋग्वैदिक काल, लेटर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल शुरू होगा। महाजनपद काल में ही आएंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म।
महाजनपद काल में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ऐसे करके पूरा अशोक और जाते जाते फिर मेडाइवल हिस्ट्री, मेडाइवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री खत्म। क्लियर है? नोट डाउन कर लिए?